देखो सेकंड पार्ट में हम चलेंगे एज़्योर कोर सर्विसेज की तरफ। अब देखो जो एज़्योर की जो सर्विसेज हैं वो कंप्यूटिंग के अंदर आती हैं, कंप्यूटिंग सर्विस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें सर्विसेज आपको मिल रही हैं। इसमें देखो आपके सबसे पहले है एज़्योर वर्चुअल मशीन। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे लैब वगैरह करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देते रहेंगे, जिससे कि आप उसको आगे कर सको। ठीक है, लेकिन आप इसको डीप इनसाइड नहीं जा सकते, यहाँ पे सिर्फ क्या है आप इसको देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन हम्म, सबको करने के लिए आपको परफेक्ट वो चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी कि इसके एक्चुअल में कैसे यूज़ करें। समझ रहे मेरी बात को? हम्म, जैसे कि अभी जी मैं जी। आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि डॉकर कैसे होगा। अब यहाँ पे जो बनाने ये प्रोग्राम्स वगैरह जो इसके अंदर बनेंगे और चलेंगे, वो आप तभी कर पाओगे जब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली नॉलेज होगा उसका, प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का। तभी आप इसको कर पाओगे, क्योंकि ये कोडिंग वाला पार्ट है, ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ये कोडिंग वाला पार्ट है। ये सब जी जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सब कंटेनर, ये जितने भी आपके जो फंक्शंस वगैरह हैं, ये सारे डेवलपर के लिए है। ठीक है, यहाँ पे ठीक सिर्फ है। मैनेज, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए सिर्फ ये वाला है कि वो मशीन बना के मैनेज कर सकता है। बाकी जितने भी आप ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे वो सब डेवलपर के लिए है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो कंप्यूटिंग सर्विसेज में जो आप सबसे ज्यादा यूज करोगे वो करोगे एज्यूर वर्चुअल मशीन्स। क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाला काम है, वो सिर्फ यही है कि यहाँ पे वो क्या करेगा, वर्चुअल मशीन्स को बना के अपने कस्टमर को दे सकता है या फिर अपने एम्प्लॉयज वगैरह को दे सकता है। जहाँ जहाँ सर्विसेज चाहिए उनको दे सकता है। ठीक है, तो ठीक है। इसमें आप वीएम बनाना, ठीक है, और जैसे आप टेम्पलेट वगैरह बना रहे हो, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप मेमोरी असाइन कर सकते हो। जैसे ओएस कौन सा लेना है आपको, मेमोरी कितनी लेनी है, हम्म, सीपीयू कौन सा लेना है, स्टोरेज आपको कहाँ से हम्म, लेना है, ये सारी चीज मतलब हम्म, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो है वो सारी फुलफिल करने के लिए आप यहाँ से सारी चीजें ले सकते हो। उसके बाद आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके हम्म, बाद आप उसको यूज कर सकते हो या आप सर्व कर दिया दूसरे को। ठीक है, फिर अब हम्म, उसमें कुछ भी काम करे वो, फिर आप मॉनिटर करोगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हम्म, है, जो एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें ये सारी चीजें हम्म, आएंगी इससे रिलेटेड। अब ये आ गया, फिर नेटवर्किंग सर्विसेज आएगी और सिक्योरिटी आएगी वो चीज। ये चीज डेवलपर के लिए है। जैसे कंटेनर है, उसमें ठीक। प्रोग्राम को रन करना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस चीज को कंटेनर कहते हैं और ये सर्विस ऐसे चलती है, ठीक। दैट्स इट। आपको डीप ठीक है। इनसाइड नहीं जाना उसमें। ठीक है, ठीक है। कंटेनर सर्विस जो है, अब देखो आपको इसमें सब कुछ बना बनाया मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है हम्म, कि भाई, आपको सिर्फ क्या करना है, कंटेनर में जाके कंटेनर बनाना है और उसको डेवलपर को दे देना, अब डेवलपर अपना करता रहेगा काम। ठीक है, ठीक है। यानी कि इसमें आपको कुछ कस्टमाइज नहीं करना है, कस्टमाइज ऐप वगैरह डाल ले, वो सब काम करना है डेवलपर का कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह देखो एक होती है जी। कुबरनेट सर्विसेज। कुबरनेट सर्विसेज क्या होती है, ये होता है ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट ऑफ कंटेनर्स। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंटेनर्स की इंस्टेंसेस बनती रहती हैं और जब जरूरत ना हो तो अपने आप खत्म होती रहती है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्केस्ट्रेटर सर्विसेज है, यानी कि ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट ऑफ कंटेनर, उसका नाम दे दिया कुबरनेट्स। मतलब हम्म, कंटेनर एक यहाँ पे तो सिंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हम्म, कंटेनर हम एक साथ यूज करेंगे, एक सर्विस को यूज करके। हम्म, ठीक है, ये लार्ज डिप्लॉयमेंट के लिए होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन बन रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि एक हम्म, फंक्शन बनाने के लिए आपने एक कंटेनर बना दिया, अब उसके आपको 4 कंटेनर बनाने। तो अब आप क्या चाहिए, एक ऐसा ऑटोमेटेड प्रोसेस चाहिए कि भाई यहाँ पे आप अमाउंट डाल दी, भाई इतने बनने हैं। तो उसके लिए ये है कुबरनेट सर्विसेज। तो उतने ठीक कंटेनर है। बना के वो डिप्लॉय कर देगा अपने आप, आपको उसमें कुछ नहीं करना। तो ये एक ऐसी सर्विस है हम्म, जो ऑटोमेटेड टास्क के लिए परफॉर्म होती है। ठीक है, ठीक इसमें भी है। कंटेनर बनेंगे लेकिन ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे। ठीक है, फिर उस हिसाब से उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कुबरनेट सर्विसेज होती है, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है आपका। ठीक है, इसके बाद देखो एज्यूर सर्विस फैब्रिक। एज्यूर सर्विस फैब्रिक जो है, ये क्या है, माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि जब एज्यूर के जो फंक्शन है आपके, जैसे कि अब कंटेनर वगैरह आप यूज कर रहे हो। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि आपने हम्म, ऑन प्रीमाइसेस भी कुछ डेवलप करना है और क्लाउड के ऊपर भी करना है। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एक मिली जुली सर्विस लेनी पड़ेगी जिसमें सारी चीजें आपके जो हैं
रेडीमेड हो जाए सारा काम। एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है ये सर्विस। ठीक है, यानी कि जो आपने ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशन बनाया उसको क्लाउड पे डाल दिया, क्लाउड से कुछ उठाया वो ऑन प्रीमाइसेस डाल दिया, तो ये उसके लिए काम करती है सर्विस। ठीक है, यानी कि अजूर सर्विस फैब्रिक। जी, फैब्रिक फैब्रिक का मतलब ये होता है कि भाई दो चीजों को एक साथ कनेक्ट करना और काम करना। जैसे कुछ ठीक ऑन है। प्रीमाइसेस चल रहा है आपका कुछ काम, ठीक है, अब उसको क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करना है, यार यहाँ पे और एप्लीकेशन नहीं चल पा रहा, क्लाउड पे ज्यादा सर्विसेज हैं, ज्यादा रैम वगैरह है, तो वहां पे चला लो आप। ठीक है, तो ये चीज है, तो यानी कि ये आपको एप्लीकेशन लगता है डिस्ट्रीब्यूट कि है अलग अलग आपका जगह। आपका एक्सचेंज सर्वर हो ऑन प्रेमिसेस हाँ, और उसको आके आपने क्लाउड में डालना है, तो ये सर्विस यूज होगी। यानी ये डेवलपमेंट के लिए बेसिकली, ये तो एक्सचेंज अच्छा, सर्वर वगैरह ये तो अलग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। ये सब बात ठीक कर रहे है। हैं डेवलपमेंट की, जैसे कोई एप्स बना रहे हो आप, अब एप्स के चार अलग अलग ठीक। पार्ट बनने हैं। ठीक है, तो आपने चार अलग अलग डेवलपर को दे दिया, अब वो डेवलपर क्या है, कुछ डेवलपर ऑन प्रीमाइसेस कर रहे हैं, कुछ क्लाउड पे कर रहे हैं काम। ठीक है, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि जो ऑन प्रीमाइसेस जितने भी एप्लीकेशन है उनको इंटीग्रेशन करने के लिए क्लाउड पे रखना है आपको, तो वो ठीक क्या है। करेगा, कंटेनर बना बना के क्लाउड पे डालता रहेगा। हम्म। ठीक है, तो उसकी जैसे वजह कोई से गेमिंग एप्लीकेशन, जी, जैसे कोई गेमिंग हाँ, एप्लीकेशन है, ये कुल गेम मिला पे के कोई काम जैसे कर रहा है। पैकेज बनता है ना, तो पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर। जैसे कोई गेम बना हम्म। है, गेम में अलग अलग मॉड्यूल बन रहे हैं, एक डेवलपर किसी चीज पे काम कर रहा है, दूसरा डेवलपर किसी और चीज पे काम कर रहा है। ठीक है, अब उन सब का हम्म। इंटीग्रेशन कराना है और एक पैकेज बना के डिप्लॉय कर देना है आपको, तो ये हम्म। इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपको, और कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है ना, ये भी आपका डेवलपमेंट का पार्ट है, इसमें भी ज्यादा आपको अंदर नहीं घुसना है, और ये समझ लेना कि ये करती क्या है, बस दैट्स इट। ठीक है ना, ये सब ठीक। कंप्यूटिंग सर्विसेज में आ रही है। इसके बाद एज्यूर फंक्शन, ये भी डेवलपमेंट वालों का पार्ट है। इसमें क्या है कि भाई कंटेनर का भी एक छोटा पार्ट हो गया फंक्शन। भाई कंटेनर में तो हम्म। पूरा पैकेज था और उसके अंदर कोडिंग कर रहे थे आप, अब उन्होंने कहा कि हम्म। भाई इसके लिए तो ज़्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो हम्म। इसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे, एक कंटेनर का भी स्मॉल रूप यानी कि फंक्शन, ये अब आप क्या हम्म। करोगे, फंक्शन वाइज ही पेमेंट करोगे। तो आपने एज्यूर पोर्टल पे लॉगिन किया, आपने एज्यूर फंक्शन ओपन किया, और वहां पे सिर्फ क्या कर रहे हो, उसी पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो जो आप चाहते हो। पूरा वहां पे आपको कंटेनर लेने की जरूरत नहीं है, कंटेनर का भी आपको तिहाई चौहाई हिस्सा, मतलब यानी कि वो ये मान के चलो कि उससे भी बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया। कंटेनर जितनी मेमोरी ले रहा था उससे भी ये बहुत ज्यादा कम लेगा, मतलब 1/4 लेगा, ये मान लीजिए अगर कंटेनर में आपका खर्चा हो रहा था 2 रुपए, तो इसमें 25 पैसे ही होगा, ये मान लीजिए। तो ये उससे भी छोटी सर्विस हो गई, मतलब सिर्फ एक छोटा सा चीज एग्जीक्यूट कराना है, कोड का एक मॉड्यूल एक छोटा सा वो कराना है, एग्जीक्यूट कराना, तो उसके लिए कंटेनर लेने की जरूरत नहीं, सीधा फंक्शन में जाओ, वहां पे उसको कॉल करो और एग्जीक्यूट मार दो। तो ये उसके लिए, यानी कि जो रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो सिर्फ उतना ही पार्ट फंक्शन का, वही चीज आप क्या है उसके लिए पे कर सकते हो। तो ये फंक्शन हम्म। हो गया, यानी कि कंटेनर से भी छोटा रूप हो गया एक तरीके से। ठीक है। ठीक है ना, जी। एज्यूरे बैच, एज्यूरे बैच का मतलब है कि अब आपके पास क्या है कि भाई आप क्या करते हैं, डेली तो प्रोसेस नहीं करते डेटा, आप डेटा को क्या करते हो, बैच में प्रोसेस करते हो। देखो बैच में डेटा प्रोसेस करने का बेनिफिट ये होता है कि सारा का सारा वर्कलोड जो होता है एक साथ ही आप प्रोसेस करना चाहते हो। देखो क्या है कि भाई डेली डेली अगर आप एज्यूरो की सर्विस लेते हो या काम करते हो तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है। आपने कहा कि भैया मुझे सिर्फ क्या है हम्म। एक दिन का ही काम है, तो आप क्या करोगे, जितनी भी सारी जॉब्स हैं उनको कलेक्ट कर एक साथ ही प्रोड्यूस कर दोगे। ठीक है ना, तो उससे हम्म। आपकी जो पैसा है, मनी है, वो बच जाएगी। ठीक है, तो हम्म। इसमें क्या होती है, बहुत सारी जैसे सर्विसेज हैं आपकी, वो एक साथ आप क्या करोगे, कलेक्ट करके और उसके बाद उसको प्रोसेस करोगे एक साथ। तो ये एज्यूरे बैच प्रोसेस हम्म। होता है, इसमें शेड्यूलिंग होती है हम्म। कि भाई इस दिन मेरे पास रिसोर्सेज फ्री होंगे, इस दिन मैं क्या करूंगा, ये अपनी प्रोसेस चला दूंगा। कोई भी चीज है ठीक। आप एक बैच में करना चाहते हो, यानी कि वर्कलोड को एक साथ प्रोसेस कराना चाहते हो अलग अलग टाइम पे, तो वो धीरे धीरे रिसोर्सेज लेता रहेगा और उसको काम हो जाएगा। तो उसके लिए एक अलग चीज उन्होंने बनाई है, एजूरे बैच। ठीक है ना, तो मल्टीपल ठीक। जो टास्क आपके हैं वो एक ही दिन में सारे खत्म कर दो आप।
करके, ठीक है ना। तो उसके लिए बनाई गई है, ये लो कंजम्पशन लेती है, सबसे मतलब कॉस्ट कटिंग में सबसे कम चीज़ है ये। जैसे डेटा प्रोसेसिंग होती है ना आपकी, जी। तो डेटा प्रोसेसिंग डेली डेली ना करके आप एक ही दिन कर रहे हैं सारा कुछ उसको। कोई भी चीज़ आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, कोई आपके प्रोग्राम है, फंक्शन है, कुछ भी है, वो एक साथ ही एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो उसके लिए है ये। इसके बाद आती है स्टोरेज सर्विसेज। अब स्टोरेज में भी डिफरेंट टाइप के स्टोरेज आपके होंगे। अब देखो, एज्यूर बीएलओबी स्टोरेज। बीएलओबी स्टोरेज तब यूज होता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस जो है वो बहुत बड़ा है, फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, और ये डेटा कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम्म। कोई फाइल हो सकती है, कोई फोल्डर हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि आपने सुना होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में तो टेबल्स बनती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आप, एसक्यूएल। हाँ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में आप क्वेरीज बनाते हो और डेटाबेस में से वो क्वेरीज फैच होती है, तो उसमें से डेटा निकाल लेते हैं। और उसमें क्या होती है, हम्म। एक डेटा, एक जो डेटाबेस होता है उसमें जो टेबल होती है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, इसलिए उसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे ठीक है। आपने कहा प्राइस है, क्वांटिटी है, ये, अब ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आपने कोई क्वेरी फैच करनी है कि ऐसे प्रोडक्ट का नाम बताओ जिसकी प्राइस लेस देन 200 है, ठीक है। तो हम्म। अब लेस देन 200 वाले सारे आइटम आपके सामने आ गए, तो ये रिलेशनल डेटाबेस हम्म। मैनेजमेंट है। लेकिन अब मैंने कहा कि डेटा का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, अलग अलग टाइप के डेटा है, और मिक्स डेटा है आपका, उसमें एक दूसरे के साथ हम्म। रिलेशन भी नहीं है, और आपका डेटा बहुत हम्म। ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हम्म। उसको प्रोसेस करने के लिए बड़ा स्टोरेज चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ना, हम्म। इंटीजर है, हम्म। तो इंटीजर क्या है, एक नंबर हो गया आपका। अब इंटीजर में आपने वैल्यू डाल दी किसी डेटाबेस में, इंटीजर 10, तो अब उसका साइज हो गया हम्म। 10, तो 10 से ज़्यादा बड़ा नंबर वो उसमें लेगा नहीं, ठीक है। तो तो अब क्या होता है, जैसे आपने एग्जांपल दी है, सॉरी, हम्म आपने एक रिलेशनलशिप मैंने डेटाबेस की दी है एग्जांपल, वो तो एसक्यूएल आ गया। हम्म, अनस्ट्रक्चर डेटा की एग्जांपल क्या होगी? ये होता है बिग डेटा, जैसे हडूप सुना होगा आपने, अच्छा। वो आता है ठीक। इसके अंदर। ठीक। तो उसको, ठीक उसके है। लिए एक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है जिसे कहते हैं बीएलओबी स्टोरेज। बीएलओबी स्टोरेज में आप कुछ भी ठीक। रख सकते हो, पिक्चर, फाइल, हम्म। फोल्डर, मूवी, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। हम्म। तो उसमें हम्म। लार्ज अमाउंट ऑफ जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको आप रख सकते हो। उसमें कोई नहीं पूछेगा डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, भाई इंटीजर है या क्या है, ठीक है, हम्म। डेसिमल में है क्या है, कुछ नहीं पूछेगा, वो सारा आपका एक लार्ज स्टोरेज के लिए बना गया। तो इसे कहते हैं बीएलओबी स्टोरेज, ठीक है। ये ठीक देखो, है। स्टोर वेरी लार्ज फाइल्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड फाइल्स, प्ले फॉर व्हाट यू स्टोर, अनलिमिटेड स्टोरेज, नो रीसाइजिंग वॉल्यूम्स, फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे जो भी आप एक बार डिफाइन कर दो भाई कितना बड़ा आपको डेटा लेना है, ठीक है, तो आप उसमें डाल सकते हो। आप पहले बता देंगे भी इतना बड़ा डेटा रखना है मुझे, 20 GB का, 30 GB का, 40 GB का, तो उतना बड़ा स्टोरेज आपको दे देगा, उसमें कुछ भी रखिए आप, ठीक है। तो ये एक तरह की ठीक। स्टोरेज सर्विस हो गई। फिर सेकंड वाली स्टोरेज सर्विस है ये आपकी डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज जो होता है आपका, इसमें आपको डिस्क का टाइप बताना पड़ेगा कि भाई आपको जो स्टोरेज चाहिए वो किस टाइप का चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपके हम्म। हार्ड डिस्क पूछेगा आपसे कि स्टोरेज में कौन सी हार्ड डिस्क आप यूज करना चाहते हो। तो उसमें देखो एसएसडी होती है एक, और एक होती है एचडीडी। एचडीडी जी। में जी। आपकी नॉर्मल स्कजी, साटा, ये सारी आती हैं, आईडी वगैरह, नॉर्मल एसएसडी हो गई है। लेकिन एसएसडी जो होती है इसमें क्या होता है, एक मेमोरी हो गया ये। एसएसडी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोर्स द हम्म। डेटा एंड इट विल बी हम्म। वेरी फास्ट। अब देखो फास्ट क्यों हम्म। होती है ये इसलिए फास्ट होती है क्योंकि जैसे आप रैम यूज करते हो ना, इसी तरह होती है हम्म। ये प्लेट टाइप की होती है रैम हम्म। की तरह। इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होगा, कोई मोटर नहीं लगी, जैसे हार्ड डिस्क में मोटर लगी होती है, घूमती है हार्ड डिस्क। प्लेटर होता है, हम्म। और प्लेटर में एक हेड होता है, और हेड मूवमेंट करता है और हम्म। हार्ड डिस्क घूमती रहती है। तो हेड जहां जहां पे मूव होगा हम्म। वो डेटा रीड करता रहता है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं हम्म। है, इसमें जो मैकेनिज्म है वो डायरेक्ट रीड करता है, जैसे फ्लैश ड्राइव होती है उसी तरह से। जैसे आपकी पेन ड्राइव रीड करती है ना, तो उसी तरह से ये भी रीड हम्म। करता है, ठीक है।
तो ये रिलायबल स्टोरेज है, और ये तो देखो मूवेबल है ही नहीं। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, कुछ समय बाद क्या है, प्लेटर उसका घिस जाता है, चलते चलते घिस जाती है ना वो, हम्म भाई घूमी तो रही वो हम्म अपने उस पे। तो हम्म हेड भी कभी घिस जाता है, या मोटर घिस जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कट कट की आवाज आनी स्टार्ट होगी, फिर बेकार हो जाएगी हार्ड डिस्क, 4-5 साल चलेगी। ठीक। लेकिन ये आपकी जो है, इसमें कोई मूवेबल पार्टी नहीं है, तो ये 10-10 20-20 साल आराम से जो है आपकी चल जाएगी। ठीक है। तो हम्म ये फास्ट भी होती है, क्योंकि ये क्या है, आपका जो डेटा इसके अंदर रखा है, ये एज ए फ्लैश ड्राइव की तरह है, मान लीजिए। तो अधिकतर हम इसको हम्म बूटिंग के लिए यूज करते हैं, एसएसडी ड्राइव। हम्म ठीक है। लेकिन जैसे क्लाउड पे आप कर रहे हो, तो क्लाउड पे भी तो और फास्ट चाहिए हमें, क्योंकि किसी भी लोकेशन से एक्सेस करना है। तो अगर क्लाउड पे आप नॉर्मल हार्ड डिस्क लोगे, ठीक है, तो वो देर में रीड करेगी, लेकिन एसएसडी लोगे तो बहुत फास्ट चलेगी आपकी। तो इसलिए यहाँ पे प्रीमियम एसएसडी यूज होती है, जो क्लाउड होता है। ठीक है। और वो आप जी। अपने वीएम में इंसर्ट कर सकते हो अलग से। आपको एक नॉर्मल वीएम दी, अलग से आप स्टोरेज ले लीजिए, और स्टोरेज में आप जो भी आप प्रीमियम एसएसडी वगैरह यूज करना चाहते हैं, वो यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये उसके लिए स्टोरेज है। जी। एजूरे फाइल स्टोरेज। अब फाइल स्टोरेज जो है आपका, ये देखो, ये शेयर फाइल्स के लिए। एजूर फाइल स्टोरेज ये शेयर्ड फाइल के लिए। इसमें तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसमें जो फाइल है उसको शेयर करके रखना पड़ेगा आपको। ये जस्ट लाइक ए फाइल सर्वर। ये मान के लीजिए आपको एक फाइल सर्वर चाहिए, तो एज्यूरो की तरफ से आपने कहा फाइल स्टोरेज ले ले, तो आपको एक फाइल सर्वर मिल गया। हम्म वहाँ अपनी जो फाइल्स हैं उनको रख के शेयर कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये जो अज़ूरे डिस्क स्टोरेज है, इसमें मैं अपना वर्चुअल मशीन रखूंगा। देखो, इसमें वर्चुअल मशीन रख सकते हो आप, इसके वाले के अंदर। हम्म और इसके अंदर आप अपनी हम्म फाइल फोल्डर रख सकते हो। ठीक है। ठीक है। और ये आपकी बेसिकली डेटाबेस वगैरह के लिए है, कोई लार्ज अमाउंट डेटा कुछ भी ठीक। रखो इसमें, तो खैर इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक। कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हो गया एजूरे क्यू स्टोरेज। अब ये क्यू हम्म स्टोरेज जो होता है, ये मैसेजिंग के लिए होता है। ये हम्म बेसिकली जैसे मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं आप, उनके लिए क्यू स्टोरेज होता है। स्टोरेज डेटा फॉर क्यूइंग एंड रिलायबल डिलीवरी मैसेजेस बिटवीन एप्लीकेशन। तो ये क्यू स्टोरेज के लिए है। मसलन क्या यानी करता कि जैसे आप कोई प्रोसेस चल रही है आपकी, ठीक है, और आपका डेटाबेस बहुत लार्ज है, ठीक है, तो आप क्यूई सर्विसेज यूज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए, जैसे एक्सचेंज सर्वर है। ठीक है। अब हम्म एक्सचेंज सर्वर का जो भी डेटा है, ठीक है, उसके लिए आप इसको हाँ यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपकी टेबल स्टोरेज, अब आपको पता है कि भाई टेबल में डेटा लेना है और कुछ नहीं करना है, आप जस्ट एक टेबल बनाओ, डेटा रखो उसमें। इसमें भी आपका क्या है, देखो, इसमें आप अलग अलग नो एसक्यूएल डेटाबेस, एक एसक्यूएल होता है, एक नो एसक्यूएल होता है। ठीक है। तो इसमें नो एसक्यूएल होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। हम्म तो इसमें सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप रखोगे। ठीक है। ये इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए आइजोरे टेबल स्टोरेज, बस जस्ट एक तो टेबल इसमें में जस्ट होने वाले फॉर्म फीड करना है, क्या? उसमें नहीं बताना है आपको इंटीजर है क्या है, बस आपको रख देना है डेटा, दैट्स इट। और टेबल फॉर्म में रखना है तो बस। इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस आएगा? कौन सी सिचुएशन में पहला चूज करूंगा और कौन सी सिचुएशन में ये लास्ट वाला चूज करूंगा? देखो, इसमें तो आप सिर्फ डेटा रखना चाहते हो, ठीक है, हम्म इसमें आप रखना चाहते हो लार्ज डेटा। इसमें डेटा हम्म रखने के लिए सुटेबल है, ये बहुत लार्ज डेटा के लिए। अच्छा। जैसे हाई अमाउंट ऑफ डेटा आपको रखना है, आपको पता नहीं कितने बड़े मूवी का साइज है, और डेटा स्टोर कराना है, उसके लिए स्टोरेज। लेकिन ये जस्ट टेबल फॉर्म में डेटा को स्टोर करना, जस्ट उसके लिए। ठीक है। इसके बाद देखो एज्यूरे डेटा बॉक्स। एज्यूरे डेटा बॉक्स हैवी, ये है कि भाई अगर आपको डेटा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का रखना है, और फिर जो है वो डेटा जो आपका है वो एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट करना पड़ सकता है आपको, तो उसके लिए हैवी डेटा बॉक्स होता है इसका। तो वो डिज़ाइन होता है आपके टेराबाइट पेटाबाइट जो डेटा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मूव करने के लिए सुटेबल होता है। तो ये आपका हाई अमाउंट ऑफ डेटा को रखना है, जो आपका कैसा डेटा हो, कोई भी रैंडम डेटा रखना चाहते हो, जो जिसका साइज बहुत ज़्यादा ज़्यादा आप रखना चाहते हो। जैसे कि आपने कभी ये मेरे आईएसओ फाइल्स रखनी है, और उसका साइज जो है 100 जीबी है। ठीक है।
200 GB है, 300 GB। अब ये इतना बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, टीवी में आपका चल रहा है 2 TB, 4 TB, 8 TB, और आपको रखना पड़ रहा है एक जगह। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक एन ब्रीफ केस टू स्टोर योर डेटा ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब जो लार्ज, जो फाइल्स आपकी एक साथ बनती है ना, उनको रख सकते हैं। जैसे आपने बहुत बड़ा एक जिप फोल्डर बना दिया, वो ये मेरे पूरे पीसी का जो है ये क्लोन है, और उसको रखना है आपको, तो आपने कहा एज्यूर डेटा बॉक्स ले लेता हूँ, उसके अंदर रख दूंगा, ये उसके लिए। ठीक है ना, मतलब आपको कोई भी डेटा रखना है जो बहुत लार्ज साइज में है, जिसको आप वैसे कैरी नहीं कर सकते, तो आपने कहा भैया यहाँ डंप करना है, यहाँ पे डंप कर देते डेटा अपना, जब जरूरत पड़ेगी वहां से निकाल लेंगे बाद में, ये उसके लिए। ठीक है ना, जैसे आप क्लाउड जी। ले लेते हैं ना भाई, आपको 50 GB का क्लाउड स्टोरेज चाहिए, अब आप पूरे पीसी का बैकअप रखना चाहते हैं, हम्म। उसके लिए है ये बेसिकली। ठीक है ना। जी, जैसे मेरा लैपटॉप है तकरीबन 600 GB है हाँ उसमें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो तो उसके लिए आप ये ले लो, उसका पूरे का ठीक। उसके लिए ये ले लो आप, तो आप अपने पूरा डेटा वहां रख सकते हो, पूरा का पूरा लैपटॉप का। हम्म। तो इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है, कितना भी चाहे स्टोरेज ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेटा सेंटर में तो इतना स्पेस है बस, पूछो मत। ठीक है ना, हम्म। तो ये उसके लिए। एक होता है आर्काइव स्टोरेज। आर्काइव स्टोरेज जो होता है, इट इज ए चीप सॉल्यूशन फॉर स्टोरिंग योर फाइल्स। जो फाइल्स हम्म। सालों सालों तक रखनी है आपको, ठीक है, हम्म। और आपको ये है कि भैया 10 साल में एक बार मैं कभी यूज कर सकता हूँ उस फाइल को, तो आपने कभी इसके लिए इतनी बड़ी कॉस्टिंग क्यों यूज करो, तो वो क्या है कि आप क्या करोगे, इसे कहते हैं कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, जैसे हम्म। हमारे पास होता है ना भी, हम अनाज वगैरह के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं कि भाई हम्म। अगले साल यूज करेंगे भाई, हम माल भर देते हैं इसमें कोल्ड स्टोरेज में, हम्म। और खराब ना हो इसलिए आपने रख दिया वहां पे। ठीक है ना, तो आप कोई भी फाइल जिसको होल्ड करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जी। उसके लिए आपके ये बनाएगा आर्काइव। ठीक है ना, ये जिसको कभी आप प्रोसेस ना करें, जी। बहुत कम प्रोसेस करते हो, बस डंप करके छोड़ देना है आपको। ठीक है, बाद में आपने 10 साल बाद, हम्म। 20 साल बाद उसको एक्सेस करना है, उसके लिए है ये। ठीक है ना, जैसे आपने कभी मेरे हम्म। ईमेल्स पढ़े हैं 10 साल के, अब पूरे पूरा मेरा स्टोरेज भर गया जीमेल का, अब सारे को उठाया आपने, एक आर्काइव बनाया और इसके ऊपर हम्म। डंप कर दिया, तो कभी जरूरत पड़ गई किसी उसकी, आपने वहां ठीक। से निकाल लिया, उसके लिए है ये। ठीक है, ठीक। एज्यूर डेटा लेक स्टोरेज। देखो लेक स्टोरेज जो है, ये एक सेंट्रलाइज डेटा स्टोर होता है, इसमें आप स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसी भी साइज का रख सकते हो। सेंट्रलाइज रिपोजिटरी कहते हैं इसको। रिपोजिटरी का मतलब है कि भाई आपने एक बहुत बड़ी तिजोरी बना ली, अब आपने कहा हम्म। यार मेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, ये मैं किसी को जो है नहीं शेयर कर सकता किसी के साथ, तो आप क्या करो, एक ऐसी हम्म। जगह पे रख दो जिसकी चाबी मुझे ही पता है। ठीक है, तो ये क्या हम्म। करेगा, एक लेक स्टोरेज बनाएगा। डेटा लेक का मतलब जैसे हम्म। झील होती है ना, झील में पानी है कितना है पता ही नहीं। ठीक है, हम्म। तो लेक स्टोरेज हो गया वेरी वेरी लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर, ये मान लीजिए आप। हम्म। ठीक है, ये उससे भी बड़ा हो गया, जैसे आपने अभी बात की आर्काइव स्टोरेज, ये भी बहुत बड़ा है, चीप हम्म। साइज में मिल रहा है, ये भी मिल रहा है आपको। ये लेक स्टोरेज वो होता है कि भाई आपके पास टनों टन डेटा है, मतलब इतना डेटा कि भाई आप रखना, मतलब कहीं रखना चाहते हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम ये है कि यार कितनी हार्ड डिस्क में रखूं, 10 हार्ड डिस्क तो मेरे पास पहले ही भर रखी है, 10-10 TB की, हम्म। अब और भी डेटा मेरे पास हम्म। आ गया, अब मैं क्या करूं भाई, तो अब आपने कहा भैया हम्म। लेक स्टोरेज ले क्लाउड के ऊपर। तो ये क्या होती है, जो बड़ी हम्म। बड़ी कंपनी होती है जहाँ लार्ज बहुत डेटा पड़ा रहता है, और उनको प्रॉब्लम रहती है रखे का, सर्वर के सर्वर हम्म। उनके भर चुके हैं, तो अब उन्होंने कहा भैया आप क्या करें, लेके स्टोरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक सेंट्रलाइज स्टोरेज बना दोगे, जिसके अंदर सब कुछ रख सकते हो। हम्म। ठीक है, उसके लिए स्टोरेज सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक्सेसिंग वाली चीज है, वो ध्यान देने वाली बात है कि भी किस चीज को आप किस टाइम एक्सेस करते हो। ठीक है ना, जी। तो वो चीज है। तो ये लास्ट वाले में फिर किस तरह की कोई चीज रखेंगे हम लोग?
इसमें जैसे फॉर कि एग्जांपल? जैसे कि भाई आपने कहा भैया मैं 10 कंप्यूटर्स का बैकअप लेता हूँ, ठीक है। ठीक और है। मेरे पास क्या है, टेप ड्राइव सारी फुल हो गई है, ठीक है। अब ठीक है। टेप ड्राइव का भी डेटा जो है मुझे अपना एक जगह पे रखना है, और मेरे पास डेली डेली डेटा बन नहीं रहा है, ठीक है। तो जो हम्म। एक्चुअल में जो डेटा काम आएगा मेरे पास, वो तो होता है रिसेंट डेटा। हम्म। रिसेंट डेटा के लिए तो आप हम्म। बैकअप वॉल्ट वगैरह यूज करते हैं, जिसके लिए आपको पे ठीक है। करना पड़ता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा डेटा जो मैं कम यूज में लाता हूँ, ठीक है, और वो है बहुत लार्ज अमाउंट में, हम्म। ठीक है ना। मतलब ये है कि मेरे पास वो 20 साल, 30 साल, 40 साल मुझे स्टोर करना है डेटा, और उस डेटा को हम्म। मैं जो यूज करता हूँ कभी भी यूज कर सकता हूँ, एनी टाइम यूज कर सकता हम्म। हूँ, पर मेरे पास सामने होना चाहिए वो डेटा, हम्म। ठीक है। तो एक मतलब एक बहुत बड़ा डेटा बैंक मान लीजिए कि भाई आप बनाना चाहते हो, ठीक है, एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हो, एक डेटा बैंक लाइब्रेरी, जिसके अंदर आप हर तरह का हाँ। डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब हम्म। से, हम्म। ठीक है। तो ये उसके लिए, ठीक है, ये छोटी जी। कंपनी के लिए नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती है। हम्म। अब कोई छोटी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मान के चलते हैं, वो क्या करेगी भैया डेटा का, वो छोटी हम्म। मोटी फाइल रख दे वही काफी है ना। जी। लेकिन जैसे कोई बड़ी कंपनी है, जैसे एक कंपनी है उसकी 10 कंपनियां चल रही हैं, वो यूज करेगी इसको। जैसे आपने कहा हम्म। टाटा है, तो टाटा में बहुत सारी कंपनियां हैं उसकी, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा केमिकल हो गया, ठीक है। अब अलग अलग कंपनी उसके अंदर चल रही है, अब वो इसको यूज करता है, क्योंकि इसका प्रोसेस ही इतना बड़ा है, और अमाउंट ऑफ डेटा डेली बन रहा है उसका, तो कहाँ रखेगा वो उसको, हम्म। मतलब 10-20 सालों के लिए रखेगा तो कहाँ रखेगा वो? क्योंकि जरूरत पड़ जाएगी, 20 साल हो सकता है कोई ऐसी चीज है 20 साल बाद चाहिए, तो निकालनी पड़ेगी उसको, हम्म। ठीक है ना। तो ये उसके लिए होता है। ये स्टोरेज सर्विसेज थी, इसी तरह से होती है डेटाबेस सर्विसेज। इसमें तो खाली स्टोरेज की बात की है हमने, अब डेटाबेस सर्विसेज की बात करेंगे, तो डेटाबेस सर्विसेज में भी डेटा अलग अलग टाइप का डेटा है आपका, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग इन्होंने बनाया है, जैसे कॉस्मो डीबी। कॉस्मो डीबी जो है, इट इज ए फुल मैनेज नो एसक्यूएल डेटाबेस। जहाँ पे नो एसक्यूएल होगा हम्म। उसको समझ लेना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, हम्म। ठीक है। और जहाँ पे एसक्यूएल का नाम लिया या माई एसक्यूएल लिया, इसका मतलब समझ लेना एसक्यूएल का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ठीक। अब देखो, डिजाइन फॉर स्केल विद गारंटी ऑफ 99.999% अवेलेबिलिटी, यानी कि कभी हम्म। भी आपका जो डेटाबेस है वो डाउन नहीं होगा। इसमें जो अप टाउन है, अप टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, हम्म। 99.999%, ठीक है। हम्म। यानी कि ये मतलब पूरे साल में सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए डाउन हो सकता है बस, पूरे साल में। हम्म। तो बहुत अच्छा है ये, ठीक है। तो गारंटी दे रहा है ये आपको इतनी अप टाइम की, ठीक है। हम्म। तो आप यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रख सकते हैं कॉस्मो डीबी के अंदर, ठीक है। एज्यूर एसक्यूएल डेटाबेस में आप स्पेसिफिक एसक्यूएल का डेटा दे सकते हो, उसमें कैटेगराइज हो गया। माई एसक्यूएल, एक पी एसक्यूएल होता है, मारिया डीबी, ये अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म है डेटाबेस बनाने के, हम्म। ठीक है। तो हम्म। अगर आपने कहा भैया मेरा एसक्यूएल चल रहा है, ठीक है, तो एसक्यूएल में आप इसको यूज कर सकते हो, एसक्यूएल डेटाबेस। इट इज विल ऑटो स्केल इंटीग्रल इंटेलिजेंस एंड रॉबस्ट सिक्योरिटी। इसमें देखो क्या है ना, परफॉर्मेंस हाई है, ठीक है, सिक्योरिटी भी टाइट है, यानी कि कोई भी इसको हम्म। डायरेक्टली जो है विदाउट ऑथेंटिकेशन एक्सेस नहीं कर सकता। इसमें डेटाबेस में पहले ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद ये एक्सेस होगा, ठीक है। और फुली अच्छा, मैनेज डेटा है। ये जब जब मैं डेटाबेस के लिए जाऊंगा तो ये इस तरह की ऑप्शंस होंगी वहां पर? जी। अब जैसे आप कॉस्ट, ओपन सोर्स, अजूर। हाँ जी, जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स के लिए आप ठीक। एप्लीकेशन बना रहे हो, तो बैकएंड में डेटा लेना पड़ेगा। तो बैकएंड में आपने कहा हम्म। भैया मेरा माई एसक्यूएल चलता है, तो आप माई एसक्यूएल लोगे, ये नहीं लोगे, ये भी नहीं लोगे, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक पे हम्म। चलेंगे। आपने कहा माई एसक्यूएल का डेटा स्टोर करना है, चलो, तो माई एसक्यूएल चूज ठीक है। करोगे स्पेसिफिक। जो चीज आप हम्म। मारियाडीबी पे करना है आपको, तो मारियाडीबी एप्लीकेशन यूज करोगे, ठीक है। हम्म। तो ये स्पेसिफिक आपको दिए हैं, कौन सा आपको यूज करना है तो उसको उठा लीजिए आप, ठीक है। वो डिपेंड करेगा भी एप्लीकेशन मेरी किस पे चल रही है, उसी पे चलाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है।
एसक्यूएल सर्वर फॉर वीएम। अब ये एसक्यूएल सर्वर आपका माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल है, जिसमें सिर्फ एसक्यूएल सर्वर लिखा होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल होता है। इसमें माई एसक्यूएल है, यानी ठीक कि ये है। आपका क्या है, ओपन सोर्स है। ये तीनों ही ओपन सोर्स है। ठीक है। पर ये हम्म। आपका क्या हो गया, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट हम्म। का जो एसक्यूएल सर्वर होता है, उसके लिए आपको बनी बनाई वीएम भी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है। आपने कहा मुझे ठीक है। वीएम चाहिए और उसके अंदर एसक्यूएल डला हुआ चाहिए, तो उसने कहा नो प्रॉब्लम, ठीक। एसक्यूएल विद वीएम उठा लीजिए आप। तो आपने डायरेक्ट उठा लिया हम्म। मैंने, तो आपको डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, ना इंस्टॉल करने की जरूरत है, सीधा उठाया काम किया। ठीक है। ठीक है। ये देखो, हॉट एंटरप्राइज एसक्यूएल सर्वर एप्स इन द क्लाउड। ठीक है। ये आप मार्केट प्लेसेस में से भी ले सकते हो, मार्केट प्लेसेस ऑप्शन होता है, वहां से आप चूज कर सकते हैं। लिफ्ट एंड शिफ्ट एमएस एसक्यूएल सर्वर फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस टू एज्यूर क्लाउड। अब मान के चलते हैं भी आपका ऑन प्रीमाइसेस एसक्यूएल सर्वर चल रहा है। ठीक है। और एज्यूर क्लाउड वाले जो एसक्यूएल सर्वर है, उसके साथ आप क्या है, इसको कनेक्ट करके माइग्रेट करना चाहते हो। भाई आपके पास इतना स्पेस नहीं है अभी, ऑन प्रीमाइसेस आप काम करते हो, तो आप टाइम टू टाइम क्या है, माइग्रेट करना चाहते हो। तो जो जो डेटाबेस आपके बने होंगे, वो एज्यूर क्लाउड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए माइग्रेशन सर्विस काम करती है, तो वो आप इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे और माइग्रेट कर दोगे सारा, जितनी भी आपकी एसक्यूएल ठीक। सर्वर की वीएम है, वो वीएम फॉर्म में आ जाएगा सारा डेटा। ठीक है। एज्यूर सिनेप्स एनालिटिकल, ये डेटा वेयर हाउसिंग के लिए। देखो डेटा वेयर हाउसिंग होता क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग में क्या होता है, जो डेटा प्रोसेस होता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं, उसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस होता रहता है वहाँ पे। ठीक है। अब जैसे कि भाई मान के चलते हैं भी गूगल है। अब हम्म। लाखों लोग क्या कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, समझ रहे हो। हम्म। अब सबके लिए रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। हम्म। तो उन्होंने इसके लिए क्या बना रखा है, डेटा वेयर हाउस बना रखा है। अब ये सारा हम्म। डेटा उन्होंने एक जगह पे कलेक्ट कर रखा है, जैसे कोई भी वेबसाइट है कुछ है, तो उसके वो क्या करते हैं, डेटाबेस के सैंपल लेके अपने पास कलेक्ट करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा वेयर हाउस बना रखा है। अब जैसे कोई भी, मैं गूगल पे जाता हूँ और किसी भी चीज की पीडीएफ निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूंगा, हम्म। इस तरीके से डालूंगा कि क्लाउड पीडीएफ या हम्म। क्लाउड फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ। तो अब क्या हो गया, पीडीएफ से रिलेटेड ही सारी चीजें निकल रही है, यानी कि स्पेसिफिक क्वेरी उसी चीज के लिए चल रही है और वो काम कर रही है। हम्म। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है किसी जगह पे जाके, तभी वो क्वेरी फैच होके आ रही है। तो वो कहाँ से हो रही है, वो ठीक है। वेयर हाउस से हो रही है। अगर आप इस टाइप से यूज करना चाहते हो तो वेयर हाउस एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप अपना खुद ठीक का है। भी वेयर हाउस बना सकते हो अपने कस्टमर के लिए। तो ये वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी आपको। ठीक है। एज्यूर डेटाबेस माइग्रेशन सर्विसेज। माइग्रेशन सर्विस जैसे मैंने अभी बात की थी, भाई आपका जो डेटा है एसक्यूएल सर्वर पे है, और आप चाहते हो कि उसे माइग्रेट करना, क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करना। ठीक है। तो विदाउट डाउन टाइम आप इसको कर सकते हो। तो उसमें आपको एक तो इस सॉफ्टवेयर डालना इस पड़ेगा। ऑप्शन में क्या फर्क आएगा? किसमें? पहले भी तो शिफ्ट कर सकते थे ना, एसक्यूएल सर्वर ऑन वीएम, और अभी ये दोबारा आ गया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेन? देखो क्या हुआ कि हमने क्लाउड पे क्या किया, एसक्यूएल सर्वर लिया और उस पर डेटाबेस हम्म। बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो हो गया एसक्यूएल सर्वर फॉर वीएम। ठीक है। अब ठीक आप, है। अब दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या है, एज्यूर के ऊपर अपने जो ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड सर्विसेज है, यानी कि डेटाबेस आपका रखा हुआ है, उसको यहाँ पे कॉपी हम्म। करना चाहते हो। यहाँ से सारा डेटाबेस कहाँ उठ के पर, वहाँ पे जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ पर कॉपी करना है इसमें? ऑन प्रीमाइस, जैसे मेरे लैपटॉप पे चल रहा है एक डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर ठीक है। पड़ा है, मैंने कनेक्ट किया। ठीक है। और अब इस डेटाबेस को मुझे माइग्रेट करना है कहाँ पे, क्लाउड के ऊपर जो वीएम चल रही है उस डेटाबेस के अंदर डालना है इसको। अच्छा, मतलब और ये, जो पहले वाला था उसमें कहाँ से कहाँ पर करना भाई है? डेटाबेस तो बहुत सारे लिफ्ट। बनेंगे ना भाई, बहुत सारे हाँ। डेटाबेस आपके पास हैं, वो सारे डेटाबेस शिफ्ट करने हैं आपको क्लाउड के ऊपर। ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड में करने हैं या क्लाउड के अंदर करने हैं? क्लाउड के अंदर ही तो डेटा जो, स्टोर होगा। जो देखो, जी जी। देखो जो वीएम चल रही है ना आपकी, हाँ वर्चुअल हाँ। मशीन, उसके अंदर एसक्यूएल सर्वर डाला हुआ है, और एसक्यूएल ठीक सर्वर है। के अंदर आपने एक डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है। अब आप चाहते हो कि ठीक ऑन है। प्रीमाइसेस भी मेरे पास क्या है, डेटा पड़ा हुआ है, डेटाबेस पड़े हुए हैं ठीक तीन है। चार। अब वो सारे हम्म। डेटाबेस क्या हो जाएं, हम्म। शिफ्ट हो जाएं क्लाउड के ऊपर। नहीं समझे? तो
माइग्रेट हाँ, हो ये मुझे समझ आ गया। माइग्रेट हो जाएगा। माइग्रेट का लेकिन मतलब होता है यहाँ से हट जाएगा आपके लैपटॉप से और वहां चला जाएगा क्लाउड के ऊपर। हाँ, लेकिन मुझे ये जो कंफ्यूजन आ रही है कि इसमें भी एसक्यूएल सर्वर ऑन वीएम में भी लिफ्ट एंड शिफ्ट है, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है और माइग्रेशन वाला कहाँ से कहाँ जा रहा है, यानी इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ? देखो क्या ये तो आपने सिर्फ एसक्यूएल ले लिया एक, ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज, एसक्यूएल सर्वर हाँ। एज्योर क्लाउड सर्विसेज। उसमें क्या होगा, यहाँ हम्म। पे एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे तो देखो एसक्यूएल सर्वर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर दिखाई नहीं देगा। हम्म। सिर्फ आप डेटाबेस उठाओगे और काम करोगे उसके ऊपर, दैट्स इट। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। और उसमें आप बताओगे भाई ठीक। किस किस लोकेशन पे मुझे अपना डेटा रखना है, इस डेटा सेंटर में रखना, दूसरी ठीक। जगह रखना है, दूसरी जगह, और उनके बीच में भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। ठीक। ठीक है, वो चीज है। एक तो वीएम के अंदर डेटाबेस बनेगा, एक डायरेक्ट ही क्लाउड के ऊपर बन जाएगा। समझ रहे हो? फिर ठीक। आपको वीएम की ठीक। जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप उठाओगे क्लाउड पे, एसक्यूएल डेटाबेस बनाया, काम किया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपकी माइग्रेशन सर्विसेज होगी। एजूर कैश फॉर रेडिस, ये देखो, एजूर कैश फॉर रेडिस जो है, जो फ्रिक्वेंटली जो यूज डेटा है, हम्म। ठीक है, उसको आप इसके ऊपर रख सकते हो। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटाबेस को एक ऐसे कंटेनर के अंदर रख देता है जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो एप्लीकेशंस के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि जिस आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हो, वो डेटाबेस से डेटा फैच करने में स्लो हो जाता है। बात समझो यहाँ, हम्म। देखो आपने क्या किया, एजूर क्लाउड के ऊपर आपने एक डेटाबेस बना लिया, समझ रहे हो? अब मैं ऑन जी। प्रीमाइसेस मशीन के ऊपर बैठा हूँ और उस डेटाबेस को कनेक्ट किया हुआ है मैंने। तो आप क्या करोगे, एसक्यूएल सर्वर लिया आपने, इंस्टॉल कर दिया, हम्म। ठीक है। अब अपने कनेक्शन मैनेजमेंट में जाके अपने क्लाउड वाले डेटाबेस को कनेक्ट किया अपने लैपटॉप से। समझ रहे हो? वो क्लाउड वाला जो डेटाबेस है वो आपके कंप्यूटर पे दिखाई देने लगा। आया समझ में? अब आपने कोई एप्लीकेशन चलाई, डॉट नेट पे जी। एप्लीकेशन चलाई, और डॉट नेट पे एप्लीकेशन चलाने के बाद वो डेटा डेटाबेस में फैच हुआ, वो डेटाबेस में चला गया, वहाँ कमिट हम्म। हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्रोसेस जब चलता है तो स्लो जो होता है डेटा, मतलब डेटाबेस को कमिट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब जैसे आपने यहाँ पे कोई भी हम्म। डेटा क्वेरी की, चलाया डेटा, तो वहाँ जैसे मैंने F5 दबाया तो डेटाबेस में आना चाहिए वो, तो आने में थोड़ा टाइम लगाएगा अगर हम्म। लार्ज डेटा है। समझ रहे हो? अगर छोटा डेटा है तो एकदम आ हम्म। जाएगा, एकदम दिखाई देगा आपको। लेकिन मैंने F5 हम्म। दबाया और उसके बाद 5 से 7 मिनट हो गए, वो डेटा आ ही रहा है अभी तक। समझ रहे हो? अब इसमें क्या हम्म। लेटेंसी हो रही है, इसमें क्या हो रही है, लेटेंसी। हम्म। लेटेंसी जब होती है तब आदमी इरिटेट हो जाता है, भाई डेटा हो सकता है फैच ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम है, हम्म। ठीक है। तो उससे बचने के लिए, डेवलपर के लिए, उन्होंने ये बोला कि एज्यूर कैश यूज कर सकते हो आप सर्विस। एज्यूर कैश हम्म। सर्विस क्या करेगा, डेटाबेस में से उस रिसेंट फाइल को उठा लेगा जिसको आप बार बार यूज कर रहे हो। हम्म। मोस्ट रिसेंटली जो यूज फाइल है वो उसके अंदर आ जाएंगी और हम्म। आप उसको इजीली यूज कर पाओगे। बात समझ रहे हो मेरी, मैं हम्म। क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मेरे हार्ड डिस्क है और उसमें 100 GB डेटा है, जी। जी। लेकिन सिर्फ मैं 1 GB डेटा का ही रिसेंटली यूज करता हूँ। तो 1 GB की कैश मेमोरी हम्म। बनेगी नहीं बनेगी आपके कंप्यूटर में? हम्म। बनेगी ना। उसी तरीके से ब- यहाँ पे भी कैश मेमोरी बन रही है। किसके जी। लिए? डेटाबेस के लिए। क्यों बन रही है? क्योंकि हम अपना जो हम्म। अमाउंट है वो रिड्यूस करना चाहते हैं, लेटेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं। जो भी आपको डेटा है वो इजीली फैच करना चाहते हैं, जल्दी, फ्रिक्वेंटली। बार बार क्वेरी चला रहे हैं, हम्म। बार बार फैच कर रहे हैं, उसी 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 को बार बार फैच कर रहे हैं, तो उसकी कैश बन हम्म। जाएगी। कैश बनेगी, वहां से कैश में से उठा लेंगे। कैश इज द फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक। हार्ड डिस्क मेमोरी सबसे स्लो होती है, हम्म। ठीक है। उसके बाद कैश का नंबर आता है, कैश मेमोरी, और सबसे फास्टेस्ट होती है प्रोसेसर मेमोरी। हम्म। प्रोसेसर मेमोरी नंबर 1 पे फास्ट है, सेकंड नंबर पे कैश मेमोरी है, और थर्ड नंबर पे आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी। ठीक है, ठीक। ये एजूरिया टेबल स्टोरेज। अब देखो जैसे वहां पे आपने देखा था,
ये देखो पीछे आपने देखा था ना, स्टोरेज सर्विसेज के अंदर टेबल बना रहे थे आप। हम्म। ये देखो एजूरे, एजूरे टेबल स्टोरेज यहाँ पे देखा था ना आपने। जी जी। ये भी वही है एजूरे टेबल स्टोरेज, और यहाँ पे भी ये देखो एजूरे टेबल स्टोरेज। ये देखो, हम्म। ये स्टोरेज के अंदर है और ये आपके डेटाबेस के अंदर है। समझ रहे हम्म। हो, दोनों जगह स्टोर तो जी। वही चीज होगी। वहां पे आपने क्या किया, स्पेसिफिक स्टोरेज यूज किया उस सर्विसेज के लिए, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हम्म। ये डेटाबेस सर्विसेज में यूज कर रहे हो इसी चीज को। ये यहाँ पे भी होती है, वहां पे भी होती है। ये चाहे तो आप यहाँ से एक्सेस कर लीजिए, वहां से कर लीजिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक। ठीक। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन सर्विस। अब सेकंड जो इसके अंदर आती है यहाँ पे, थर्ड है शायद, तो इसके बाद है इंटीग्रेशन सर्विसेज। इंटीग्रेशन सर्विसेज जो होती हैं, इसमें क्या हुआ है, ये एप्लीकेशंस डिजाइन के लिए या एप्स डिजाइन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इसमें देखो एज्यूर नोटिफिकेशन हब। अब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई चीज बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो कंटेनर्स में होता क्या है कि कंटेनर्स में जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर आपने डाला, ठीक है, लेकिन उसका कोई कंपोनेंट मिसिंग हो गया, तो हमारे पास क्या होती है, एक सेंट्रलाइज हब सर्विस होती है। वो हब सर्विस ये चेक कर लेती है कि भाई इसमें किस चीज की कमी है, वो उसी चीज को इंटरनेट से उठा के डाल देती है। ठीक है ना, ठीक, वो उसी चीज ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक, उसको पता होता है कि भाई इसको क्या चाहिए, वहां से हब से उठाएगी और उसके अंदर ले लेगी। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये सब इंटीग्रेशन सर्विसेज का काम है। इसमें देखो पब्लिक करना, ये पब सब सर्विस होती है। इसमें देखो सेंड पुश नोटिफिकेशन टू एनी प्लेटफॉर्म फ्रॉम एनी बैकएंड। तो अब क्या होगा, जो सर्विस जो आएगी, जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए, मिसिंग कंपोनेंट को उठाएगी, ठीक है, डाल देगी, आपको नोटिफिकेशन कर देगी भी ये चीज ऐड हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो ठीक। ये क्या करेगी, जो भी आपको चाहिए होता है उसको इंटीग्रेट करके आपको बता देती है। ठीक है, ये एप्लीकेशन में काम आती है जब वो डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन। ये मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, आपको सिर्फ ये जानना है ये करती क्या है, बस आपको करना नहीं है ये तो डेवलपर वाले का काम है। ठीक है ना, आपको नहीं करना है। ठीक। एज्यूर एपीआई एप्स, ये ये एप्लीकेशन गेटवे प्रोवाइड करेगा आपको। इसका काम होता है रूट करना। इसका काम क्या होता है, ये एपीआई है। एपीआई समझते हो आप, सुना होगा नाम। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई एक्चुअल में करती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्या करती है, किसी भी एप्लीकेशन को जब बिल्ड करना होता है, तो उसका जो बेस कोड होता है वो कहीं से उठ के आता है। हम्म। समझ रहे हो, उसका हम्म। बेस कोड क्या है, कहीं से उठ के आएगा, और जो हम एप्स तैयार कर रहे हैं उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और वो फिर रन करेगा। समझ रहे हो, हम्म। जैसे कि भाई हम्म। आप एक डॉट नेट में प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, डॉट नेट में आपने प्रोग्राम तैयार करा, और जब उसे एग्जीक्यूट करने जाओगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ रहे हो, क्यों नहीं होगा एग्जीक्यूट, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आपने उसे तैयार किया था वो प्लेटफॉर्म वहां नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे हो, हम्म। तो उसको क्या करना हम्म। पड़ेगा, उसको एक एपीआई चाहिए जो डॉट नेट बेस्ड हो, उसको रन कराने के लिए। ठीक है, तो जब वो हम्म। एप्स चलेगा तो वो मांगेगा भैया डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए मुझे। ठीक है, हम्म। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क कहाँ से आएगा, एप्लीकेशन गेटवे उस डॉट नेट फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करके उस एप्लीकेशन साथ के साथ इंटीग्रेट करेगा और रन करेगा। तो ये एपीआई सर्विस है जो उस एप्लीकेशन को चाहिए होती है। वो कहाँ से आती है, एप्लीकेशन गेटवे से आती है। समझ में आया, हम्म। तो ये भी आपका डेवलपमेंट का काम है। ये भी आपको सिर्फ समझना है कि ये क्या है, बस जस्ट ये सिर्फ क्या है, कस्टम बेस्ड एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये सब सपोर्टिंग के लिए है सारी। समझ रहे हो, इसके बाद देखो ये है एज्यूर सर्विस बस, रिलायबल क्लाउड मैसेजिंग एज ए सर्विस एंड सिंपल हाइब्रिड इंटीग्रेशन। अब ये यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी सर्विसेज जो होती हैं, जब तक वो इंटीग्रेट नहीं होंगी तब तक वो एप्लीकेशन बिल्ड नहीं होगी। तो सर्विस बस जो होती है ये मैसेजिंग एप्लीकेशंस के लिए सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाई मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसमें ओटीपी आएगा यूजर के पास,
और जब वो ओटीपी सबमिट करेगा तब वो क्या है, आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो? ठीक तो है। क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक ओटीपी सर्विस हो गई। समझ रहे हो? ये एग्जांपल हो गया एजूरे हम्म। बस सर्विस का। तो ओटीपी की तरह तमाम तरह की सर्विसेज हैं जो उस एप्लीकेशन के हम्म। अंदर डालनी होती है, जो तभी चल पाती है। ठीक है? तो ये क्या है, पर्टिकुलर उस चीज के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है? तो ये स्पेसिफिक मैसेजिंग सर्विस है जो उस एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए काम आएगी। ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। जो सर्विस जो डेवलपर यूज करना चाहता है, उसी टाइप की सर्विस को वो उठाएगा, उसके साथ कोड के साथ इंटीग्रेट करेगा। ठीक है? और फिर क्या करेगा, फैच करेगा। तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ये। इसी तरह से यहाँ पे होती है हमारे पास एनालिटिक्स सर्विस, सर्वरलेस रियल टाइम एनालिटिक्स फ्रॉम द क्लाउड ऑफ द एज। एनालिटिक्स होता है किसी का सैंपल लेना, डेटा एनालाइज करना। कोई सैंपल उठाएगा और उसको सैंपल को यूज करके वो पैटर्न मैच करेगा और उसके बाद वो रियल टाइम में दिखाएगा फॉरकास्टिंग। जैसे आप होती है ना, कोई भी ग्राफ फॉर्मेट में आप चीज़ों को देखना चाहते हो। ठीक है? तो उसे कहते हैं हम्म। एनालिटिक्स करना। वही हम ये चाहते हैं कि भाई हम देखना चाहते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर कितने हम्म। यूजर ने हिट किया है। ठीक है? और किस किस ठीक है। लोकेशन से हिट किया है। अब ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है? वो प्रोग्राम क्या करेगा, जब भी कोई रियल टाइम में मेरे सर्वर पे आ रहा है, ठीक है, तो उसका सैंपल ले लेगा। तो उसमें क्या क्या चीजें देखेगा, किस लोकेशन से आ रहा है, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, ठीक है, कितनी देर में वो कनेक्ट हुआ, ठीक है, कोई एरर तो नहीं आई। तो अब ये सारी चीजें कलेक्ट करके वो रखता रहेगा एक जगह। ठीक है? और उस कलेक्शन से मैं एप्लीकेशंस को बिल्ड करूंगा। तो वो क्या करेगी, वहां से जिस टाइप से मैंने सैंपल लिया उसी तरह से वो सैंपल लेके उठा के काम करेगी। ठीक है? तो ये रियल टाइम में एनालिटिक्स करने के काम आती है। जैसे आप गूगल एनालिटिक्स की बात कर रहे हो, वो भी एक एनालिटिक्स सर्विस है। उसी तरह एज्योर की एनालिटिक्स सर्विस होती है। जब कोई एप्स वगैरह डेवलप करने होते हैं आपको और एनालिटिक्स प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, तब ये काम आती है। ठीक है? ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। एज्योर लॉजिक एप्स, शेड्यूलिंग, हम्म। ऑटोमेट, ऑर्केस्ट्रेट टास्क, ये ऑटोमेशन के लिए है। ये सर्विस है हम्म। ऑटोमेशन के लिए और बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है? ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का पार्ट है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब है कि भाई क्लाउड सर्विसेज ने एक सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, अब आप कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना आपका काम है, उस एप्लीकेशन को मैनेज हम लोग करेंगे। ठीक है? हम्म। तो वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का पार्ट होगा और यहाँ पे लार्ज बेस पे एप्लीकेशन बनाओगे। ठीक है? तो लॉजिक ऐप हम्म। सर्विस का यूज करके ऑर्केस्ट्रेशन करना, ऑटोमेट करना आपके प्रोग्राम को, और बिजनेस प्रोसेसिंग में उसको हम्म। यूज करना, वो इसका काम है। ठीक है? एजूरे एपीआई मैनेजमेंट, यहाँ पे तो देखो ऐप सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आप क्या चाहती हो कि अपने हिसाब से एपीआई बनाना। यहाँ पे तो क्या कर रहा था, एक गेटवे प्रोवाइड कर रहा था, जिस टाइप की एपीआई आपको चाहिए उसको उठा के इंटीग्रेट कर देता था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको आप हम्म। मैनेज कर पा रहे हो। इसमें देखो क्या है, हाइब्रिड है, मल्टी क्लाउड मैनेजमेंट है। ये सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। अब जैसे आपको, आपने कहा मेरा प्रोग्राम विंडोज का है, तो विंडोज के लिए विंडोज की एपीआई हम्म। चाहिए, लिनक्स चाहिए तो लिनक्स की एपीआई चाहिए, यूनिक्स चल रहा है तो यूनिक्स ठीक है। चल रहा है, मैक है तो मैक की चाहिए। तो अब क्या है, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस में अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं। सारे प्लेटफॉर्म को एक ही जगह पे मैनेज करना, अलग अलग एपीआई को मैनेज करना, वो इसका काम है। ठीक हम्म। है? एपीआई मैनेजमेंट में अलग अलग जो एपीआईज होंगी उसको आप यहाँ पे मैनेज कर पाओ। ठीक है? तो ये सारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की टास्क है, एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है ना? जी। एज्योर क्यू स्टोरेज, वहां पे भी था, यहाँ पे भी है, देखो ये भी सेम चीज है। वो आपका डेटाबेस के अंदर था, ये इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर भी दे दी। ये भी सेम ही चीज है। डेवलपमेंट एंड मोबाइल टूल्स, अब देखो, अब आपको डेवलप करने हैं मोबाइल। मोबाइल जब डेवलपमेंट करोगे आप, तो मोबाइल सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो मोबाइल सर्विसेज में हमारे पास देखो कुछ सर्विसेज हैं आपकी जो एजोरे यूज करवाते हैं। जैसे सिग्नल आर सर्विस। सिग्नल आर सर्विस जो है आपकी रियल टाइम मैसेजिंग सर्विस को सपोर्ट करती है।
जो वेब एप्लीकेशंस फंक्शनैलिटी के लिए काम करेगा। ठीक है, तो जो एप्स वगैरह डेवलप होते हैं, ठीक है, उसके लिए मैसेजिंग एपीआई प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, जो भी आपके जैसे जी। आपने मोबाइल है, मोबाइल में प्ले स्टोर से आप वो करते हो ना, क्या कहते हैं, डाउनलोड करते हो एप्लीकेशंस को। अब वो एप्लीकेशन जो होती है इंटरनेट बेस्ड होती है, तो मोबाइल में भी क्या होगा, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन होंगी, वो उनके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। अब ये क्या करेंगी, ये एप्लीकेशन जो है इसको आप कंप्यूटर में नहीं चला सकते, इसको सिर्फ मोबाइल में ही चला सकते हैं। ठीक है, हम्म। मोबाइल में इसलिए चला सकते हो आप क्योंकि ये बनी उसी प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, वेब एप्लीकेशन को ही सपोर्ट करती है, ये विंडोज प्रोग्रामिंग इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये एक ये मान लीजिए कि मोबाइल की जो मैसेजिंग सर्विस है उसको प्रोवाइड करती है ये वेब फंक्शनैलिटी के साथ। ठीक है ना, एज्यूर ऐप सर्विस ये भी ऐप डेवलप करने के लिए है। इसमें आप जो है अपने ऐप्स डेवलप कर सकते हैं, इसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग के आपको एप्लीकेशन दिए जाएंगे, जैसे डॉट नेट, नोड जेएस, जावा, पाइथन, पीएचपी। तो डेवलपर वहां से कोई भी चूज करेगा और उस एप्लीकेशंस को बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसको अलग से अपने सिस्टम पे डॉट नेट डालने की जरूरत नहीं, बस उठाएगा वहां से और यूज करेगा उसे। ठीक है, ये ऐप मतलब बने बनाए यहाँ पे क्या है, ये ऐप्स दे रखे हैं, अब इनमें जाके आप काम कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया उन्होंने, अब आप काम करो। इसी तरह देखो विजुअल स्टूडियो होता है, विजुअल स्टूडियो जो है वो बहुत पुराने उससे चला आ रहा है, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया है कि इसको क्लाउड के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। ये भाई पहले क्या करते थे कि लैपटॉप पे विजुअल स्टूडियो लोड करते थे, और विजुअल स्टूडियो लोड करने के बाद उस पे काम करते थे। अब विजुअल स्टूडियो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये इसे कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें सारा कुछ है। जब आप एक सिंगल इसके ऊपर एप्लीकेशन डालोगे ना विजुअल स्टूडियो का, तो वो करीब आपके पास 50-60 GB खा जाएगा स्पेस। क्यों? क्योंकि अगर सारे कंपोनेंट आपने इंस्टॉल कर दिए तो वो तो बहुत पूरा स्पेस ले लेगा, और आपके जो मेमोरी रिसोर्सेज है उसको भी खा लेगा। अब प्रॉब्लम होती थी डेवलपर को कि यार एक बढ़िया लैपटॉप लेना पड़ता था उनको, हैवी, जिससे भी आपके जो हम्म। प्रोग्राम भी चल रहे हैं, फिर 16 GB या 32 GB रैम लगानी पड़ती थी। उसके बाद वो सारे प्रोग्राम रन करके काम कर पाते थे वो डेवलपर। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि भाई विजुअल स्टूडियो को हमने इंटीग्रेट कर दिया क्लाउड के ऊपर, आप सीधा क्लाउड पे जाइए, लॉग इन कीजिए, और विजुअल स्टूडियो एडिटर वहाँ अवेलेबल होगा, आप कोडिंग करना स्टार्ट कर दोगे अपनी, बस। और जो भी प्रोग्राम होंगे वो क्लाउड के ऊपर ही सेव हो जाएंगे, और फिर बाद में उसको आप डाउनलोड करके आपकी मशीन पे इंडिविजुअल भी रन कर सकते हो, तो दोनों जगह आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये इस विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेट कर दिए उन्होंने यहाँ पे। ठीक है, एक्स से मैरिन है ये सॉफ्टवेयर, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल प्लेटफॉर्म है ये। माइक्रोसॉफ्ट ये बोलता है कि भाई आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, तो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन जो फ्रेमवर्क है उसको आप यूज़ कीजिए। ठीक है, इसमें आप क्या है, डॉट नेट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं मोबाइल ऐप्स की। ठीक है, और यहाँ एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ये मोबाइल को ही डेवलप करने के लिए, मोबाइल ऐप्स को बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है आपको। ठीक है, इसमें हम्म। कोडिंग करी कराई होती है, बस आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है कोडिंग में, और इजीली आपके मोबाइल के जो ऐप्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए हम्म। जो है काम करता है। अब इसके हम्म। बाद जो नेक्स्ट सर्विसेज आती हैं इसके अंदर, एज्यूर डेवऑप्स सर्विसेज। डेवऑप्स का आपने नाम सुना होगा, और बहुत ही फेमस नाम है। इसमें हम्म। देखो दो चीजें हैं, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। अब इन्होंने क्या किया, पहले क्या होता था, डेवलपमेंट की एक टीम होती थी, ठीक है, जो प्रोग्राम्स को डेवलप करती थी, उसमें डेवलपर होते थे, और दूसरी जो टीम होती थी वो होती थी ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस टीम क्या हम्म। करती थी, उस प्रोग्राम को इंटीग्रेट करती थी, और यूज करके देखती थी। ठीक है, और अलग अलग चीजों पे उसको चला के देखती थी। ठीक है, हम्म। एक और टीम होती थी जिसे कहते हैं टेस्टिंग टीम। तो अब क्या होता हम्म। था कि यहाँ से जो ऑपरेशंस वाले बंदे थे वो क्या बोलते थे कि भाई आपकी एप्लीकेशन चल नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि वहां चला के देखते थे,
फिर आपकी जो टेस्टिंग टीम थी वो ये बोलती थी कि इसमें तो बहुत सारी एरर है। ठीक है, अब ये आप ठीक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से ये इसको दीजिए। ठीक है, तो अब क्या होता था, इनमें कभी कभी झगड़ा हो जाता था टीम में। वो बोलती थी भैया मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, सब अपने अपने बोलते थे भी इसको कैसे करें। तो अब उन्होंने बोल दिया कि भाई ये अब दोनों टीमों को मिला के एक टीम बना देंगे, हम्म, डेवलपमेंट ऑपरेशंस को मिला ही देंगे, कि जो डेवलपमेंट कर रहा है वो ऑपरेशंस का भी काम करेगा, वही बताएगा ये एप्लीकेशन चलेगा तो चलेगा कैसे, इसमें क्या इनपुट डलेगा और क्या इनपुट डाल के ये एप्लीकेशन चल पाएगा। तो अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा स्मार्ट हो गए। अब उन्होंने क्या किया, डेवऑप्स प्लेटफॉर्म ले आए इसके लिए। डेवऑप्स प्लेटफॉर्म क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये दोनों चीजें प्रोवाइड करता है एक साथ। साथ में जो टेस्टिंग टीम है, ठीक है, उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो डेवऑप्स में दो ही पार्ट है, पर टेस्टिंग का जो है ऑपरेशन के अंदर ही डाल दिया। ठीक है, तो हम्म, डेवलपमेंट करना, टेस्ट करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखना और चलाना, बिल्ड करना। तो पहले अलग अलग टीमें हम्म, होती थी, कोई बनाएगा अलग, ठीक है, टेस्टिंग अलग करेगा, बिल्ड अलग करेगा, और उसको जो है क्या कहते हैं, अलग मतलब बताएगा कि भाई इसमें क्या क्या चीजें कमियां हैं। ठीक है, मतलब पूरी चीजें वो मैनेज करेगी। ठीक है, फिर मार्केटिंग की टीम होती थी, उनके साथ भी मैनेज करना पड़ता। मतलब अब इन्होंने क्या करी, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया कुल मिला के इसके लिए। ठीक है, अब ये देखो आपको प्रोवाइड करेगा, देखो प्लान स्मार्टर, प्लानिंग भी इसमें डाल दी, इसमें कोलैबोरेट करना। कोलैबोरेट का मतलब सारी टीमों को मिला के जो है उन्होंने कोलैबोरेट कर दिया इस चीज़ को, और बोल दिया भी सारे एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए आप सारा कुछ यहीं पे करोगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फास्टर विद ए सेट ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट सर्विसेज। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी है। एज्यूरे बोर्ड्स, ठीक है, एज्यूरे बोर्ड में क्या है, जितने भी आपके जो यूजर्स हैं वहां से इनपुट लिया जाता है। तो इसके लिए जो टीम है वो जैसे आप क्लाइंट साइड पे जाएंगी, ठीक है, क्लाइंट्स क्लाइंट साइड पे वो क्या करेंगी, वो देखेंगी कि भाई इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एप्लीकेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो बोर्ड टीम जो होती है वो ये काम करती है, वो इसके अंदर ही इन्होंने डाल दिया। ठीक है, यूजर से इनपुट लेते रहेंगे, उनको टेस्ट करते रहेंगे, और फिर डेवलपर जो है उसको काम बताते रहेंगे भी, कि वो डेवलपमेंट जो है डेवलप करेगा उसको। ठीक है, हम्म, एजूरे पाइपलाइन, पाइपलाइन सर्विसेज जो होती है ये सिस्टमेटिक डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है उसको रीयूज रीयूज करने के लिए जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें देखो आपको रिपोजिटरी, जैसे गिट हब एक रिपोजिटरी है, ठीक है, जो क्या करता है, कोड प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ के, जैसे कोई आपको कोई फंक्शन चलाना है, ठीक है, तो गिट हब से आप क्या है उसका सोर्स कोड उठा सकते हो और उसको उठा के वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे अब एप्लीकेशन मुझे चलानी है कोई, अब इसमें क्या होता है कि कोई कॉमन चीज़ है जो फंक्शन होता है। अब कॉमन चीज़ों के लिए कोड एक ही बार डिज़ाइन होता है, बार बार उसको डिज़ाइन नहीं करते, लेकिन रीयूज करते रहते हैं उस कोड को। ठीक है, तो अब गिटहब ने कहा कि भाई कुछ ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोड्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, गिटहब। तो गिटहब क्या करेगा, वो क्या करेंगे, गिटहब से उठाएंगे कोड को और अपने प्लेटफॉर्म पे क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ टेस्टेड प्रोग्राम ही डाले जाते हैं, तो वहां से उठाएगा प्रोग्राम को, यहाँ पे डाल देगा, आगे काम करेगा। तो ये एक पाइपलाइन में आ जाएगा, यानी कि बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना है हमें, बहुत सारे फंक्शन एक साथ प्रोसेस करने हैं। तो बिल्ड करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना, और एक साथ होना चाहिए काम। ठीक है, तो देखो बिल्ड करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना, और कोई भी लैंग्वेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोड सब जगह काम करेगा। ठीक है ना, तो कंटिन्यूअस एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए ये होता है एज्यूरे पाइपलाइन, कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, हम्म, उसके लिए है ये। इसके बाद हो गया देखो एज्यूरे रिपोज। रिपोज जो है आपका, ये भी कोडिंग के लिए ही, गेट अनलिमिटेड क्लाउड होस्टेड प्राइवेट गिट repos and collaborate to build better code with pull request and advanced file management। अब देखो क्या है, ये एक रिपोजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रिपोज का मतलब होता है रिपोजिटरी, जैसे गिटहब एक
रिपोजिटरी है जहाँ से कोड उठा के वो उठा लेते हैं और काम करते रहते हैं। उसी तरह से क्या है, ये एक रिपोजिटरी है, तो इसमें क्या है, एक लाइब्रेरी होती है। जैसे हम कोई फंक्शन चलाते हैं ना, उसके लिए लाइब्रेरी जो आती है, तो उसके लिए एक हेडर फाइल डालनी पड़ती है। आपने कभी सी में प्रोग्राम बनाया, सी लैंग्वेज में? बहुत पहले। तो आपने उसमें देखा होगा हैश इन इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इस तरह से आप लिखते थे ना। बहुत पुरानी बात है। अब जैसे आप फंक्शन यूज कर रहे हो प्रिंट एफ, अब प्रिंट एफ के लिए क्या आपको चाहिए, प्रिंट एफ जो फंक्शन है उसके लिए stdu.h फाइल चाहिए होती है। तो अगर आप जी। stdu.h हेडर में ऐड नहीं करोगे तो ये प्रिंट एफ में एरर दे देगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब समझ में आ रहा है रिपोजिटरी क्या होती है। अब क्या है, ये जो रिपोजिटरी है वो क्या है, कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, एज्यूर रिपो से। समझ रहे हो। अब जैसे कि कोई मैं जी। यहाँ पे फंक्शन चला रहा हूँ या कोई फाइल चला रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करता है, ये रिपोजिटरी वहां से उठा लेता है। ठीक है। और आपका प्रोग्राम बिल्ड हो जाता है, एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट कर दी। तो ये क्या है, सर्विस है उसकी। इस सर्विस के बिना आप किसी भी फाइल को रन नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये क्या है, रिपोजिटरी प्रोवाइड कर रही है, और उन्होंने क्लाउड पे होस्ट कर रखे हैं सारे फंक्शन डेवलपमेंट डेवलपर के लिए। ठीक है। डेवऑप्स में ये भी दे रखा है, अलग से लाइब्रेरी आपको लेने की जरूरत नहीं, ना इंक्लूड कराने की जरूरत, यहाँ से उठा लेगा, आएगा यहाँ से उठा लेगा। उसको पता है डेवऑप्स में प्रोग्राम बन रहा है, आप बस कोड लिखने का काम है। आपको ये भी टेंशन नहीं है कि भाई इसकी फाइल मुझे लगानी भी या नहीं लगानी। ये देखो कितनी अच्छी चीज है। पहले तो डेवलपर को बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब तो सारा कुछ बना बनाया मिल जाता है उसको। आधा काम तो ये है कि भाई बस आपको बस ये दिमाग लगाना है कि इसमें एग्जीक्यूट कराने के लिए रिजल्ट क्या आएगा, बस। ठीक है। आपका बॉस बोलेगा भाई आप सिर्फ वो चीज देखिए, बाकी का इंतजाम मेरे पास पड़ा है सब कुछ। ठीक है। आप उसकी टेंशन मत लो कि ये फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। आपको बस अपना दिमाग लगा के बस कोड सोचना है कि क्या लिखूं मैं, बस। हम्म। ठीक है। तो ये रिपोजिटरी सर्विस हो गई। एज्यूर टेस्ट प्लान्स। अब देखो टेस्ट प्लान, अब उन्होंने कहा कि भैया टेस्टिंग टीम को प्रॉब्लम होती है, क्यूए एनालिटिक्स रखे हुए हैं आपने, तो अब बोलेंगे जो डेवऑप्स पे काम कर रहा है उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा। अलग से मैं टेस्टर हायर नहीं करूंगा, बोल दिया, तो टेस्टर की जॉब चली जाएगी। ठीक है। तो टेस्टर को मजबूरन डेवऑप्स सीखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर ठीक। टेस्टर को डेवऑप्स आता है तो कंपनी उसे नहीं निकालेगी। लेकिन अगर टेस्टर ने बोल दिया भाई टेस्टिंग तो कर लूंगा, लेकिन डेवऑप्स प्लेटफॉर्म नहीं आता मुझे चलाना में। ठीक है। तो अब मजबूरी में उसे सीखना पड़ेगा जाके। समझ रहे हो। तो टेस्ट केसेस को जी। चलाना, टेस्ट को प्लान करना, रिपोर्टिंग करना और टेस्टिंग करना, ये सारा काम इसके अंदर होता है। इसमें क्या है कि मैनुअल और ऑटोमेटेड टेस्टिंग दोनों आती है। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि हम खुद टेस्ट करते हैं, एक एक टेस्ट केस बना के। ठीक है। ठीक है। और जो ऑटोमेटेड होती है, ऑटोमेटेड में प्रोग्राम चलते हैं आपके। आपने प्रोग्राम चलाया और सिर्फ क्या किया, उसको टास्क बता दिए कि फर्स्ट स्टेप में ये टेस्ट करेंगे, सेकंड में करेंगे, थर्ड में, तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम है। ठीक है ना। जैसे आपने क्यूटीपी का नाम सुना है, क्यूटीपी, किसका? क्यूटीपी, नहीं, इसका क्यूटीपी नहीं होता है पता। क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। क्यूटीपी बहुत ही मतलब टेस्टिंग के लिए नंबर वन सॉफ्टवेयर है क्यूटीपी। इस तरह से विन रनर होता है, विन रनर है, लोड रनर है। ठीक है। सिल्क टेस्ट है। ये सब टेस्टिंग के प्रोग्राम। अब ये जितने भी टेस्टिंग के प्रोग्राम्स हैं उनको उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो आप अलग से उसको क्या है, अगर चलाना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप डेवऑप्स के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पहले से सब कुछ बना बनाया है, आपको रन कराना है। ठीक है। तो उसमें लोड टेस्टिंग भी होती है सॉफ्टवेयर की। ठीक है। सॉफ्टवेयर की। अच्छा, हमें जी। रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा टाइम भी 10 बजे तक है, मैंने निकलना है ऑफिस के लिए। तो हमारा भी पीछे क्या क्या रहता है इसका, जिसपे हमने प्रैक्टिकल पे जाना है? देखो एजूरी सर्विसेज के बाद तो देखो आपका सिक्योरिटी आएगा, और उसके बाद प्राइसिंग बस दिखाना है। लेकिन इसके बाद आपको एक तो एजूरी अकाउंट बनाना था मुझे। ठीक है। और एजूरी की हम्म। जो सर्विसेज अभी मैं जो बता रहा हूँ उनको बस देखना है वहाँ पे कि वे कैसे कैसे चल रही है। ठीक। ठीक है। ठीक है। इसमें देखो तो अगर स्ट्रेस, हमें ज्यादा स्ट्रेस मत लेना आप। जैसे नॉर्मल आप कर पाओगे इसे सारे, क्लिक करके आप देखना सारा कुछ लिखा आएगा, एक एक चीज पढ़ना है और करनी है। ठीक। ठीक है ना।
ठीक है, तो अगर हमें चांस मिला तो विद इन दिस वीक में हम एक क्लास रख लेंगे। देखो इसमें एक्चुअल में क्या है, इसमें अगर थ्योरी आपने सही समझ ली ना इसकी, तो अंदर ऑप्शन समझने में हाँ। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं चीजें बता रहा हूँ ना आपको, हम्म। एलेबोरेट कर रहा हूँ, तो आपको क्लिक करना है, देखना, अरे हाँ ये तो ये चल रही है, सही बात है। बस उसको आपको वेरीफाई ठीक। करना है जो चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा। हाँ। अब जैसे आप दूसरा इसके मैंने बाद जैसे आपसे। एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर करोगे ना आप, वहां पे इसको मैनेज जी। करना है खूब अच्छी तरीके से, वो सारी चीजें खुल के बताई गई है। अब जैसे इसमें एक एक चीज यहाँ पे अच्छा। सिर्फ एलोबोरेट करके बता रहा हूँ ना मैं, वहां पे आपको हम्म। उस पे काम करना है, वहां पे काम करना ज्यादा है। यहाँ पे फंडामेंटल है, फंडामेंटल में थ्योरी पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटर पे। ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेटर पे। हाँ, करेक्ट। बिल्कुल। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कितने घंटे का है? एडमिनिस्ट्रेटर, 20 घंटे बोला। हाँ वही लग जाएगा आपको। तो मैंने ये पूछना था कि जो अजूर की सर्टिफिकेशन करते हैं, इसमें अगर आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम देते हैं तो आपको ये फंडामेंटल का एग्जाम देना जरूरी है या नहीं है? देखो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर का देना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, पर प्री रिक्विजिट्स है फंडामेंटल। अच्छा। अगर आपको अच्छा। फंडामेंटल आता है, एग्जाम नहीं देना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप मत दीजिए। ठीक है? आप हम्म। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो उससे कोई सर्टिफिकेशन पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता? ना वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या होता है कि जो ये पहले वाला जो पेपर होता है फंडामेंटल, ये अधिकतर लोग कौन कौन निकालते हैं, देखो जो मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, सेल्स टीम के बंदे होते हैं, हाँ। ठीक है, डेवलपर होते हैं, ठीक ठीक है। है, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये निकालते हैं इनका। लेकिन आपको हम्म। इसको नहीं मैं, कोर में जाना है, कोर मेरा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो आपको फंडामेंटल निकालने की जरूरत नहीं है। वो तो एडमिनिस्ट्रेटर कर हाँ लिया तो ये मेरा माना जाएगा क्वेश्चन। कि हाँ इसको इन्हें कर रखा है पहले से। ठीक। दूसरा मेरी ये बात थी कि अगर विंडोज 2008 से अपग्रेड करना है जी। MCITP से, हम्म। तो एग्जाम आता है 70 417। हम्म। आपको है आइडिया उसका, अपग्रेड एग्जाम का? अपग्रेड एग्जाम 2008 से आप 2012 पे करना चाहते हैं? ये तो 2012 पे हो जाएगा अपग्रेड, आप एमसीआईटी। हाँ। तो फिर मेरी आप फिर रिक्वायरमेंट ये आपको है कि मैं 16 में भी 2000 करना पड़ेगा अगर। अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में MCSA देगा। जी, एमसीएसए के लिए। हाँ। तो एक एग्जाम हो गया 417, एक हो गया 743, हम्म। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। हम्म। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो इससे मुझे ऐसे लग रहा है ये दोनों एग्जाम देने से आपको MCSA का सर्टिफिकेट मिल रहा है। MCSE के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? एमसीएससी के लिए फिर आपको एक पेपर और देना पड़ेगा आपको। वो कौन सा पेपर होगा? उसके लिए आपको 413 414 में से एक दे दो। 413 400। 14 उसमें से एक देना पड़ेगा आपको। तो उससे मुझे MCSE 2012 मिलेगा या 16 मिलेगा? आपको 12 मिलेगा उससे। तो फिर 16 के लिए क्या करना बस पड़ेगा? एक एक एग्जाम दो, फिर अपग्रेड हो जाएगा वो आपका। वो कौन से वाला होगा? आपको जो है ना 12 से 16 में जाने के लिए अपग्रेड एग्जाम होता है, मैं आपको देख के बता दूंगा कौन सा है। ठीक है, वो आपने देख के बताना है। दूसरा, MCSE के कुछ टॉपिक हैं, पूरा MCSE तो नहीं मैं करूंगा, जी। कुछ टॉपिक हैं जैसे आइस का जी है, ठीक है। जो एडवांस टॉपिक हैं, हम्म। जो विंडोज 2003 में नहीं थे, ठीक है, ठीक है, नहीं है। ठीक है। हम्म। कोई एडवांस टॉपिक आ चुके हैं, कोई चीज में है, फेडरेशन सर्विसेज भी कोई आपकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। हम्म। तो इस तरह के में है कोई 10 टॉपिक तो होंगे जो नए हैं 12 और 16 में, करेक्ट? जी। तो वो भी आपने मुझे एक एस्टिमेट बना के देना है कि वो कितने घंटे की ट्रेनिंग बनेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बता ठीक है, बता दूँ। तो आज यहाँ ही रोकते हैं, जी। और फिर सैटरडे को हम शुरू करते हैं। क्या नाम है, वही जो व्हाट्सएप पे हमारा टाइम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मुलेठी चल गई है? मुलेठी कितनी दफा खानी है? 2 दफा कल खाई थी। बस दो, बहुत बहुत। ये डेली खानी है या जब ये मसला है तब खानी है? देखो वैसे आप अभी जो है 5-7 दिन यूज कर लीजिए, आप इसको जब आराम आ जाएगा तो छोड़ देना।
क्योंकि अभी काफी बेहतर है ना, बेहतर है ना, एक ही ये खुराक, नहीं है कि इसमें एक दो खुराक भी लोगे ना आप, उससे बहुत ही हाँ, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी आप जो है ना क्योंकि मेरा जो 4-5 दिन और ले लीजिए, परमानेंट ही खत्म है फिर। 4-5 दिन तो एक ही चम्मच और एक ही शहद, या दिन में 2 दफा भी कर सकते हैं। अब तो आराम है ना आपको, तो दिन में बस दिन में एक ही टाइम ले लो आप, या रात में ले लो। ठीक, ठीक। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। तो मुझे आप ये कब बताएंगे कि एमसीएससी के ये वाले टॉपिक बनेंगे और ये कितने घंटे का बनेगा? मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जब मैं इसको देख, कब तक? पर मैं आपको आज कल में बता दूंगा। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा कल तक का। और फिर ये एग्जाम भी आपने मुझे बताने हैं कि 2006 अगर ये हो हमने कर ली है जो 2012 का भी अपग्रेड दे दिया, 16 का भी दे दिया है, तो फिर एमसीएससी के लिए कौन कौन से चाहिए होंगे? ठीक है, आपने 2008 किया हुआ है मतलब एमसीआईटी। जी। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू बाय सर, बाय। ओके, बाय।